नमस्कार। मैं मुकेश सर आज उपस्थित हूँ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आधुनिक भारत के इतिहास के अगली कड़ी में, जहां हम आज देखेंगे ब्रिटिश सत्ता की स्थापना अर्थात अंग्रेजी शासन की स्थापना। इसके पूर्व हमने यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन देखा, जिसके अंतर्गत पुर्तगाल, डच, ब्रिटिश, डेनिश और फ्रांस, इन सारे कंपनियों का हमने आगमन देखा। लेकिन इन सभी में जो प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती है, चतुर्भुज संघर्ष, उस संघर्ष में ब्रिटेन जीत जाता है और बाकी सबको परास्त होना पड़ता है। तो ब्रिटिश जिस तरह से जीतता है और अपनी सत्ता की स्थापना करता है, उसको हम आज देखेंगे। सबसे पहले हम पिछले कड़ी में जो चीजें पढ़ी उस पर थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में जाएंगे कि उन कंपनियों का क्या हुआ जो ब्रिटेन से पूर्व आए। तो सबसे पहले हम देखेंगे पुर्तगाल, जो 1498 में, यानी इन सभी कंपनियों से लगभग 100 वर्ष पहले आते हैं। और 100 वर्षों में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि उनको यहां से या तो जाना पड़ता है। जैसे पुर्तगाल लगभग ठीक ठाक भारत में अपना शासन चला रहे थे, व्यापार कर रहे थे, लेकिन पुर्तगाल और स्पेन जो दो राष्ट्र थे, पुर्तगाल स्पेन के अधीन हो गया और स्पेन के अधीन होने के कारण पुर्तगाल अब स्वतंत्र यहां सत्ता नहीं चला सकता था। और ऐसी स्थिति में स्पेन ने भारत पर ध्यान देना कम कर दिया और उसने पश्चिमी के देश में ही व्यापार करने की योजना बनाई। और ये अंग्रेजों के सामना करने में भी सक्षम नहीं थे, इसलिए भारत के कुछ सीमित क्षेत्रों में एक शासक के रूप में नहीं, बल्कि जहां उनकी आबादी सबसे ज्यादा थी, गोवा और दमन द्वीप पर, वहीं उतना ही क्षेत्र में वे सीमित रह गए। दूसरी कंपनी जो डच थी, डच कंपनी भी अंग्रेजों का सामना नहीं कर पाई और 1759 डच कंपनी जो है वह 1759 में बेदरा के युद्ध में पूर्णतः पराजित हो गए और पराजित होकर के जो इनका क्षेत्र था उस पर ब्रिटिशर्स का कब्जा हो गया और डच यहां से चले गए। डेनिश जो है वह 1745 में इतना मजबूर हो जाता है कि अपनी सारी संपत्ति अंग्रेजों को बेचकर चला जाता है, अंग्रेजों से बेचकर भाग जाता है। तो पुर्तगाल साइड डच का काम खत्म, पुर्तगालिस का काम खत्म और डेनिश का काम खत्म। अब दो प्रतिद्वंदी बचते हैं, एक जिनका आगमन 1664 में होता है, फ्रांस, और एक ब्रिटेन, जो भारत में 1608 ईस्वी में आ चुके हैं। इस समय
फ्रांस की मजबूत स्थिति बनाने में डुप्ले है, जो फ्रांस को मजबूती दे रहा है। बंगाल के क्षेत्र चंद्रनगर में अपनी कोठी स्थापित कर चुका है और कर्नाटक से लेकर के बंगाल तक अपनी कोठियां स्थापित करके अपनी मजबूत स्थिति वह बना चुका है। दूसरी तरफ ब्रिटेन के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव जो ब्रिटेन का है गवर्नर है, यानी बंगाल का गवर्नर बन के आता है, और फ्रांस की तरफ से डुप्ले, यानी दोनों अपनी स्थिति मजबूत करने में लगे हुए हैं। और इसी बीच में वहां के अमेरिकन उपनिवेश में फ्रांस और ब्रिटेन में तानातानी होती है, और जिसका नतीजा भारत में देखने को मिलता है। और 1746 से 1763 के बीच में 3 बार युद्ध होता है, और यह 3 जो युद्ध है वह कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। और 1763 में पेरिस की संधि होती है। उस संधि के तहत डुप्ले द्वारा, या यूं कहे कि फ्रांस के द्वारा जितने क्षेत्र जीते गए होते हैं उन सभी क्षेत्रों को छोड़ दिया जाता है, और वे क्षेत्र फिर से अंग्रेजों को मिल जाते हैं। और डुप्ले के खिलाफ कूटनीति के तहत डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है और वहां उस पर मुकदमा चलाया जाता है। इस तरह डुप्ले के जाने से एक खाली प्लॉट मिल जाता है अंग्रेजों को, और फ्रांसीसी कमजोर हो जाते हैं और ब्रिटिश मजबूत हो जाते हैं। तो अब ब्रिटिश मजबूत होते हैं, फ्रांसीसी कमजोर होते हैं, यानी 1763 के बाद में फ्रांस जो है केवल एक व्यापारिक देश बनकर के रह जाता है, यह अपने साम्राज्य विस्तार की नीति को त्याग देता है। तो फ्रांस का भी लगभग काम खत्म। अब एकमात्र देश बचता है, एकमात्र यूरोपीय कंपनी बच जाता है, वह यूरोपीय कंपनी है ब्रिटेन। और ब्रिटेन भी अकेला नहीं है, उसको भी संघर्ष करना है सत्ता स्थापित के लिए। तो हम उस घटनाओं को देखते हैं, क्योंकि भारत में पहले से मुगल सत्ता है और भारत मुगल सत्ता के अधीन है। उस सत्ता के अधीनता के बावजूद कैसे अंग्रेज अपनी सत्ता काबिज करते हैं, इन चीजों पे आज हम प्रकाश डालेंगे। तो एक चीज जहां से शुरुआत होती है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, वह है 1707, औरंगजेब की मृत्यु। यानी मुगल वंश जो 1526 में अपनी सत्ता स्थापित करता है और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के साथ, यानी मूल रूप से मुगल वंश की समाप्ति हो जाती है। और इसके बाद जो भी शासक आएंगे वे मूल रूप से मुगलों की तरह नहीं होंगे, या उनमें एक लंबा शासन करने की क्षमता नहीं होगी, और वे साम्राज्य विस्तार को कायम नहीं रख पाएंगे। अर्थात मुगलों का पतन शुरू होता है। इसीलिए इसको उत्तर मुगल काल के नाम से जानते हैं, उत्तर मुगल काल। और यह काल माना जाता है 1707 से लेके 1857 तक। तो 1707 में औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु के साथ जितने उनके अधीनस्थ राज्य थे, छोटे मोटे जो क्षेत्र थे,
वे क्षेत्र अब आजाद होना शुरू हो जाते हैं, स्वतंत्र होना शुरू हो जाता है, जिसमें बंगाल, अवध, कर्नाटक, मैसूर, यानी बहुत सारे क्षेत्र है जो धीरे धीरे, जैसे मराठा साम्राज्य, ये सभी अब उनका उदय होना शुरू हो जाता है। अर्थात यूं कहें कि औरंगजेब की मृत्यु के साथ नए राजवंशों का उदय होना शुरू हो जाता है। इसी कड़ी में बंगाल में भी होगा। तो बंगाल में क्या होता है कि नई शक्ति के रूप में नए नए लोग उभरने लगते हैं। तो बंगाल में मुर्शीद कुली खां ये सूबेदार हैं बंगाल के, मुगलों के तरफ से ये सूबेदार हैं, और ये 1707 से 1717 अर्थात औरंगजेब की मृत्यु के बाद से मुर्शीद कुली खां यहाँ के सूबेदार होते हैं, और इसीलिए कलकत्ता का जो नाम है वह मुर्शिदाबाद होता है। मुर्शिदाबाद, ये सूबेदार हैं, मुगलों की तरफ से सूबेदारी करते हैं। लेकिन 1717 में जो मुगल शासक है फर्रुखसियर, 1717 मुगल शासक फर्रुखसियर क्योंकि इन्होंने 10 साल सूबेदारी किया है, तो 10 साल में बंगाल का इनके पास पूरा अनुभव हो जाता है। अब ये क्या करते हैं, ये जो बंगाल के सूबेदार हैं मुर्शीद कुली खां, अब मुर्शीद कुली खां 3000 वार्षिक पेंशन अर्थात 3000 रुपये वार्षिक कर कहें या पेंशन कहें, मुगलों को दे करके, यानी फर्रुखसियर को दे करके, और यहां की नवाबी हासिल कर लेता है। अर्थात यह सूबेदार से नवाब बनता है। कब? तो 1717 ईस्वी में, और यह 27 तक नवाब रहेंगे। तो बंगाल में अब नवाबी मुगल के सूबेदार से वहां की खुद की नवाबी हो गई, अर्थात यह अब मुगल से कटना शुरू हो जाता है, और यह 1727 तक वहां के नवाब रहते हैं। और वह जो 3000 का शाही फरमान था, उस फरमान के तहत वे अपना नवाबी लेते हैं और 3000 रुपया पर मंथ भेजना शुरू कर देते हैं। फिर इनके बाद शुजाउद्दीन शासक बनते हैं बंगाल के, नवाब बनते हैं। यानी अगला नवाब जो है शुजाउद्दीन, ये 1727 से 1739 तक रहते हैं। बंगाल ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक तरफ फ्रांस की भी कोठी चंद्रनगर में है, और अंग्रेजों की एंट्री बंगाल में हो चुकी है। बंगाल में व्यापार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कोठी बनाना शुरू नहीं किया है। और शुजाउद्दीन के बाद में सरफराज 1739 में, सरफराज 1739 में बनता है और इसकी हत्या कर दी जाती है एक ही साल में। तो इसकी नवाबी ज्यादा दिन तक नहीं चलती है, और इसकी जो हत्या की जाती है माना जाता है कि अलीवर्दी खां के द्वारा की जाता है, और हत्या करके वहां तक वंशानुगत चल रहा है। और यहां सरफराज और अलीवर्दी खां के बीच में संघर्ष होता है, और अलीवर्दी खां
उस संघर्ष में सरफराज को हरा करके, अर्थात सरफराज की हत्या करके अलीवर्दी खां शासक बन जाता है। अलीवर्दी खां यह बंगाल का नवाब बनता है। नवाब, और इनका जो कार्यकाल होता है वह थोड़ा सा लंबा होता है, या 1740 से 1756, 1740 से 1756। अलीवर्दी खां एक लंबा वक्त शासन करता है और यह एक दिमाग लगाता है कि पर वर्ष पेंशन न दे करके, प्रति वर्ष कर न दे करके, सालाना टैक्स न दे करके एक ही बार यह 2 करोड़ का नजराना पेश कर देता है मुगल नवाब को। 2 करोड़ नजराना, यानी एक ही मुश्त 2 करोड़ रुपया मुगल नवाब को देकर के, और पूर्ण रूप से सूबेदारी और नवाबी दोनों चीज हासिल कर लेता है। और उसके बाद से इन्होंने 1740 से 1756 तक कोई नजराना नहीं भेजा, और इनकी अक्सर अंग्रेजों से नहीं पड़ती थी, और यह मुगल से भी स्वतंत्र हो गए कि कोई वार्षिक टैक्स नहीं देना, एक मुश्त नजराना देकर के बंगाल का नवाब बन जाते हैं, और फिर कभी कोई नजराना ये नहीं भेजते हैं। और यही अलीवर्दी खां है जिन्होंने अंग्रेजों के बारे में कहा था कि इसको अगर छेड़ा न जाए तो शहद देते हैं, अगर छेड़ दिया जाए तो काट लेते हैं। अर्थात अंग्रेज मधुमक्खी के उस छत्ते की तरह है जिससे छेड़ा ना जाए तो शहद देते हैं, और छेड़ा जाए तो काट लेते हैं। अलीवर्दी खां के रिश्तेदार भी होते हैं, और अलीवर्दी खां को कोई बेटा नहीं होता है जो आगे उनके सत्ता को संभाल सके। उनके पास 3 बेटी होती है, और तीनों बेटी का विवाह, एक का ढाका, एक बेटी का शादी पूर्णिया, और एक की शादी पटना में हुई रहती है। अर्थात इनको कोई पुत्र नहीं है, केवल 3 पुत्रियां हैं। तो निश्चित है कि अगर पुत्र नहीं है तो या तो पुत्री या नाती का ही अधिकार बनेगा। तो पटना वाले जो इनकी पुत्री होती है उसका पुत्र होता है सिराजुद्दौला, और सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां के बाद में नवाब बनता है, यानी पटना का सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खां के बाद में 1756 ईस्वी में यह नवाब बनता है। लेकिन इसके नवाब बनने से पूर्णिया की जो पुत्री रहती है नाती, और ढाका के जो पुत्री और नाती है, ये लोग नाराज हो जाते हैं और सिराजुद्दौला का समर्थन नहीं करते हैं, जिसके कारण सिराजुद्दौला को आंतरिक कलेश झेलना पड़ता है। इधर सिराजुद्दौला वैध शासक बनने का प्रयास करता है, और अंग्रेज किले बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन सिराजुद्दौला नहीं चाहता है कि अंग्रेज किले निर्माण करे बंगाल में और यहां पे अस्थायी शासन बने।
और अंग्रेज फोर्ट विलियम किला का निर्माण कर रहा होता है। फोर्ट विलियम किला। लेकिन सिराजुद्दौला हमला कर देता है। वह चाहता है कि बंगाल में न फ्रांसीसियों का किला का निर्माण होगा न अंग्रेजों का होगा। हमला करता है। उस हमला में एक घटना उजागर होता है और यह घटना है 20 जून 1756 ईस्वी की। बीस जून 1756 ईस्वी। ये घटना क्या है, ये वास्तविक है कि नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन हॉलवेल ने इसको प्रचारित किया। एक अंग्रेज था हॉलवेल, उसने प्रचारित किया कि सिराजुद्दौला ने हमला करके 146 अंग्रेजों को पकड़कर एक कोठरी में, जिसका साइज 14 बाई 18 फीट था, उसमें 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया और सुबह केवल 23 जिंदा बचे। ये बातें हॉलवेल ने फैलाई और इस घटना को काल कोठरी के नाम से जाना जाता है, या उसको ब्लैक होल घटना भी कहते हैं। ब्लैक होल या काल कोठरी की घटना कहते हैं। यह तथाकथित था या वास्तविक था, यह हॉलवेल द्वारा लिखा गया कि 14 बाई 18 के एक कमरे में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया गया सिराजुद्दौला के द्वारा, और सुबह उसमें से केवल 23 लोग ही जिंदा बचे। इससे उनकी बदनामी भी हुई। और इस घटना के बाद अंग्रेज जो है फुल्टा द्वीप भाग गए। फुल्टा द्वीप, अंग्रेज के फुल्टा द्वीप भागने और जो कुछ बचे उनको कैद करने की घटना को ब्लैक होल कहते हैं, क्योंकि बाकी जो भी अंग्रेज सैनिक थे या ब्रिटिशर्स थे सभी फुल्टा द्वीप अर्थात उड़ीसा भाग चुके थे। खैर, इस घटना के बाद में अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में एक संधि होती है और सिराजुद्दौला मानिकचंद को अलीनगर का सूबेदार बनाता है, अर्थात अलीनगर मुर्शिदाबाद का नाम बदल कर अलीनगर करता है और वहां की सूबेदारी उससे सौंप देता है। और जब वापस रॉबर्ट क्लाइव के अपनी बुद्धि विवेक से सिराजुद्दौला से संधि करता है और उस संधि को अलीनगर की संधि कहते हैं। ये अलीनगर की संधि भी एक कपट वाली संधि थी, अर्थात इसमें अंग्रेजों की साजिश थी और यह घटना है फरवरी 1756। अलीनगर की संधि के बाद यानी अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में यह संधि जो हुआ, यह संधि जो था इसका एकमात्र उद्देश्य था कि भविष्य में
सिराजुद्दौला अर्थात बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच किसी तरह के मुद्दे पर किसी तरह की भिड़ंत नहीं हो। लेकिन अंग्रेज तो शर्त को मान लिए, लेकिन अंदर से साजिश करना और षड्यंत्र करना उन्होंने शुरू कर दिया। उस षड्यंत्र के लिए उन्होंने एक व्यक्ति को चुना और वह जो व्यक्ति था वाटसन के नाम से जाना जाता था। वह कासिम बाजार का व्यवसायी था। वाटसन यानी वाटसन को षड्यंत्रकर्ता कहा गया और यह कासिम बाजार का था, कलकत्ता के कासिम बाजार। और उसने पूरे षड्यंत्र को अंजाम दिया। षड्यंत्र में शामिल किसको किसको? तो सबसे पहले जो मीर जाफर को सेनापति बनाया गया था, अंग्रेजों ने मीर जाफर को मिला लिया और मिला करके मीर जाफर ने अंग्रेजों को कोठी बनाने की इजाजत दे दी, अर्थात अपना जो किला था अंग्रेजों से बेच दिया। दूसरे इनके जो दीवान थे राय दुर्लभ, दीवान राय दुर्लभ को भी अंग्रेजों ने अपने मिला लिया। एक तो मीर जाफर जो सूबेदार था, दूसरा राय दुर्लभ जो दीवान थे। इसके अलावा घसीटी बेगम जो अलीवर्दी खां की सिराजुद्दौला की बेटी थी, ढाका में उनका शादी हुआ था, तो घसीटी बेगम को भी मिला लिया उन्होंने। उसके बाद अमीन चंद इनके एक बहुत बड़े व्यापारी थे। और घसीटी बेगम इनकी मौसी थी। तो अमीन चंद, इसके अलावा जगत सेठ जो बहुत बड़े बैंकर्स थे, पूर्णिया के नवाब शौकत जंग जहां एक और मौसी थी, और वाटसन जो प्रमुख साजिश करता था। दो लोग इनके साथ भी थे जिन्होंने वफादारी से इनके साथ रहा, वह था मीर मदान और मोहनलाल। दो लोग नवाब के तरफ से रहे, मीर मदान और मोहनलाल। और इन लोगों के साजिश से, षड्यंत्र से सिराजुद्दौला अनभिज्ञ थे। और 23 जून 1757 जिस युद्ध को होना था, युद्ध होने से पहले ही लगभग युद्ध समाप्त हो गया। क्योंकि इस षड्यंत्र में जिस चीज पे भरोसा किया गया वह अंग्रेजों की तरफ से निकले, और इनके तरफ से जो मीर मदान और मोहनलाल थे, ये दोनों की हत्या कर दी गई, अर्थात उस लड़ाई में मारे गए और युद्ध की समाप्ति हो गई। अर्थात यह युद्ध धरातल पर लड़ा गया युद्ध नहीं था, बल्कि एक षड्यंत्र से ही इस युद्ध का जीत और हार तय हो गया। अर्थात यहां से सिराजुद्दौला हार गए, और सिराजुद्दौला के हारने के बाद मीर जाफर का जो पुत्र था मीरन, मीर जाफर जो अगला नवाब होंगे के पुत्र मीरन ने इनकी हत्या
मोहम्मद बेग से करवा दी, मोहम्मद बेग से। यानी इस युद्ध के समाप्ति के बाद में सिराजुद्दौला हार जाता है और सिराजुद्दौला की हत्या मीर जाफर के पुत्र मीरन ने मोहम्मद बेग को सुपारी देकर के करवा दिया। इसके साथ सिराजुद्दौला की हत्या के साथ ही लगभग यह तय हो जाता है कि अब अंग्रेज भारत में क्या करने वाले हैं और उनकी रफ्तार क्या होगी, उनका रुख क्या होगा। तो 23 जून 1757 को संपन्न हुए प्लासी युद्ध में अंग्रेजों की भविष्य यानी आगे 200 वर्षों की पटकथा लिखी जा चुकी थी। अगले भाग में हम देखेंगे किस तरह से अब अंग्रेज एक कठपुतली का नवाब तैयार करेंगे और वहां से जब संघर्ष होगा तो कुछ ही वर्ष बाद बक्सर का युद्ध होगा, जिसको हम लोग अगली कड़ी में देखेंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।